वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। प्रीवियस क्लास में हमने ये पढ़ा था कि प्लांट्स किस तरह अपने न्यूट्रिशन एब्जॉर्व करते हैं, उनकी क्या क्या मेथड्स होते हैं। उसके बाद में मैंने बताया था कि जो न्यूट्रिशन होता है इसे प्लांट्स में कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो मैंने आपको बताया था कि इन्हें नॉन मिनरल और मिनरल में डिवाइड किया था। ठीक है, मिनरल न्यूट्रिशन को दो भागों में हमने डिवाइड किया था। फर्स्ट था नॉन मिनरल या अखनिज तत्व, सेकंड था मिनरल न्यूट्रिशन या खनिज पोषण। तो आपके जो अखनिज तत्व थे उसमें मैंने आपको क्या क्या बताया था? कार्बन, हाइड्रोजन, एंड ऑक्सीजन। तो मैंने ये बताया था कि जो नॉन मिनरल न्यूट्रिशन होते हैं वो एक्चुअल में खनिज तो नहीं होते हैं, लेकिन पादप की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होते हैं और ये अखनिज तत्व कहलाते हैं। और अखनिज तत्व कौन कौन से होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जिन्हें प्लांट्स वायु व जल से प्राप्त करते हैं। और ये जो ऑक्सीजन है वो श्वसन में उपयुक्त होती है और हाइड्रोजन के साथ मिलकर जल का निर्माण करती है। जो एनवायरनमेंट में कार्बन है वो प्लांट्स को कैसे प्राप्त होता है? CO2 के रूप में। ठीक है, तो जब फोटोसिंथेसिस होगा तो उसकी उपस्थिति में CO2 से प्लांट्स कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। और ये जो तीनों तत्व है ये मिलकर कार्बनिक पदार्थों का तो निर्माण करेंगे और क्या बनाएंगे? सेल वॉल एंड साइटोप्लाज्म के निर्माण में भी सहायक होते हैं। इस तरह ये प्लांट्स में कार्बनिक भागों का निर्माण करने में हेल्पफुल होते हैं। फिर आते हैं आपके मिनरल न्यूट्रिशन या खनिज तत्व। तो खनिज तत्व प्लांट्स में आवश्यकता के आधार पर 14 एलिमेंट्स या 14 तत्व ऐसे होते हैं जो प्लांट की संतुलित वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होते हैं। तो इन मिनरल न्यूट्रिशन को दो भागों में डिवाइड किया गया है। मैक्रो न्यूट्रिशन एंड माइक्रो न्यूट्रिशन। तो जो मैक्रो न्यूट्रिशन है ये संख्या में 6 होते हैं। ठीक है, और उपयोग की प्राथमिकता एवं आवश्यकता के आधार पर इसे दो भागों में डिवाइड किया गया है। मीन्स प्लांट सबसे पहले किसे और सबसे ज़्यादा मात्रा में किसे उपयोग में लेंगे उसके आधार पर भी इसे दो भागों में डिवाइड किया गया है। ये होते हैं नंबर में 6। ठीक है, तो ये इसके दो भाग कौन कौन से होंगे यहाँ पे? जैसे कि हम इसको सब डिवाइड कर देते हैं ए में, तो यहाँ होंगे प्राइमरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और ये होगा सेकेंडरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो ये जो प्राइमरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है इसके अंतर्गत कौन कौन से तत्व आएंगे? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस या फॉस्फेट, और थर्ड है
पोटेशियम। ठीक है, अब प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में नाइट्रोजन, फॉस्फेट एवं पोटेशियम आते हैं और ये जो तीनों तत्व होते हैं इनकी मिट्टी में अक्सर कमी होती है, लेकिन प्लांट्स इनका सबसे पहले व सबसे ज़्यादा मात्रा में अवशोषण करते हैं या सबसे ज़्यादा मात्रा में इनको पोषण की तरह ग्रहण करते हैं, इसलिए इन्हें प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। इन्हीं तीन तत्वों को मीन्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एवं पोटेशियम, इन तीनों तत्वों को क्रिटिकल एलिमेंट्स भी या क्रांतिक तत्व भी कहते हैं। अब इन्हें क्रांतिक तत्व क्यों कहेंगे? क्योंकि एनपीके की सॉइल में या मृदा में सबसे कम मात्रा होती है और ये प्लांट्स के लिए आवश्यक होते हैं, इसलिए एनपीके को या प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को ही क्रांतिक तत्व या क्रिटिकल एलिमेंट्स भी कहते हैं। फिर आपके आता है सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। इसके अंतर्गत भी तीन तत्व आएंगे। कौन कौन से आएंगे? कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फेट। तो प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होंगे? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। और सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आएंगे कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं सल्फर। फिर आते हैं आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो प्लांट्स के लिए अवशोषित करने जरूरी होते हैं, लेकिन ये कम मात्रा में भी अवशोषित किए जा सकते हैं या ये कम मात्रा में यूज लिए जाने वाले मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो कौन कौन से होंगे? तो इसमें आएंगे बोरोन, क्लोरीन या क्लोराइड, कॉपर, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, जिंक, आयरन और निकल। ये सब मिलके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो सबसे पहले आज हम जो स्टडी करेंगे वो होंगे, इसकी हम पहले वाली क्लास में अच्छे से बात कर चुके हैं। तो अब हम जो स्टडी करेंगे वो करेंगे मिनरल न्यूट्रिशंस की। जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो 14 होते हैं और इन्हें दो भागों में बांटा गया है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रो। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो मृदा में अल्प मात्रा में तो उपस्थित होंगे, लेकिन इनका प्लांट्स सबसे ज़्यादा यूज करते हैं और ये होते हैं दो भागों में डिवाइड, प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स किससे बने हुए होते हैं? एनपीके से। इन्हें क्रिटिकल एलिमेंट्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी मिट्टी में तो कम मात्रा होती है, लेकिन प्लांट्स के लिए ये अत्यंत आवश्यक होते हैं उनके संतुलित वृद्धि एवं विकास के लिए। जो सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स के बाद में प्लांट्स जिन्हें प्रायोरिटी देते हैं या जिन तत्वों को अवशोषित करते हैं प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बाद में, वो होते हैं सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिसके अंतर्गत आते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं सल्फेट। ठीक है, फिर आते हैं आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जिनका प्लांट्स कम मात्रा में अवशोषण करते हैं और मिट्टी में आसानी से ये उपलब्ध हो जाते हैं। तो ये बोरोन, क्लोराइड, कॉपर, मोलिब्डेनम आदि आते हैं उसके अंतर्गत। इस पे हम पहले वाली क्लास में अच्छे से बात कर चुके हैं। तो हम अभी बात करेंगे मिनरल न्यूट्रिशन के पार्ट 1 की मैक्रो न्यूट्रिशन। ठीक है, तो आपके मैक्रो न्यूट्रिशन, ठीक है, तो उसमें कितने तत्व आते हैं? 6। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप ए की, प्राइमरी मैक्रो न्यूट्रिशन।
तो इसको हम इंडेक्स बना के इजीली समझेंगे ताकि आगे कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे लिखेंगे हम तत्व, यहाँ पे लिखेंगे स्रोत, यहाँ पे लिखेंगे इसके कार्य, यहाँ लिखेंगे न्यूनता के लक्षण और यहाँ पे उपचार या प्राप्ति। जिनको हिंदी इंग्लिश वाला इशू था ये होते हैं एलिमेंट्स, सोर्स, फंक्शंस, सिम्टम्स ऑफ डेफिशिएंसी और ट्रीटमेंट। ठीक है, अब सबसे पहले हम प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स में बात करेंगे नाइट्रोजन की। तो मैंने प्रीवियस क्लास में बता दिया था आपको कि नाइट्रोजन को प्लांट्स मृदा से अवशोषित करते हैं और ये किस किस रूप में अवशोषित किए जाते हैं, नाइट्रेट, नाइट्राइट एवं यह नाइट्रेट, नाइट्राइट एवं अमोनिया के रूप में प्लांट द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट में ये 78% मात्रा में होते हैं। मीन्स इनकी सर्वाधिक जो जितनी भी गैसेस हैं उनमें नाइट्रोजन सर्वाधिक पाई जाती है, लेकिन इसकी केमिकल स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होने के कारण ये प्लांट्स को प्राप्त नहीं हो पाती और नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया इन्हें सरल फॉर्म में चेंज कर देते हैं, जिससे ये इजीली प्लांट्स को प्राप्त हो जाती है। फिर ब्लू ग्रीन जो एल्गी होती है वो एल्गी भी इसे सरल फॉर्म में चेंज कर देती है, जिससे ये प्लांट्स को प्राप्त हो जाते हैं। फिर होती है बिजली का गर्जना। तो जब बिजली गरजेगी या कड़केगी तो उसके साथ ही नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो जाता है या बॉन्ड्स टूट जाते हैं और वो इजीली एनवायरनमेंट में आ जाती है और प्लांट्स को अपने अंदर ले लेते हैं। और जो यूरिया होता है या मैं बोलूँ रासायनिक उर्वरकों की हेल्प से ये इजीली प्लांट्स को प्राप्त हो जाते हैं। फिर इसके सोर्स क्या क्या होते हैं, तो ये जो मैंने यहाँ पे बताया है ये इसका सोर्स बताया है। ठीक है, कि ये किस किस फॉर्म में यहाँ आ जाते हैं, तो ये इसके हो गए सोर्स। ठीक है, और तत्व यहाँ पे था नाइट्रोजन और ये हो गए इसके सोर्स। अब हम बात करेंगे नाइट्रोजन के कार्यों की। तो मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि ये प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करता है। ठीक है, इसके अलावा ये क्या करता है, अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन करता है, न्यूक्लिक एसिड्स का मुख्य घटक होता है, लाइक नाइट्रोजनी क्षारकों का निर्माण करता है। फिर इसके अलावा ये NAD एंड NADP जो ऊर्जा के रूप में संचित होते हैं उनका मुख्य घटक होते हैं। ठीक है, और ये कोएंजाइम का निर्माण करते हैं, सेल डिवीज़न में सहायक होते हैं और ये इनके मुख्य कार्य होते हैं। इनकी न्यूनता से प्लांट पे क्या प्रभाव पड़ेगा कि जब नाइट्रोजन प्लांट में नहीं होगा तो उस प्लांट की वृद्धि एवं विकास पे क्या प्रभाव पड़ेगा, वो ये होगा कि सबसे पहले जो प्लांट है उसकी वृद्धि प्रभावित होगी। मीन्स उसकी वृद्धि या ग्रोथ रुक जाएगी। फिर क्या होगा, जो प्लांट्स है उनमें हरिमाहीनता आ जाएगी, जिसे बोलते हैं क्लोरोसिस। हरिमाहीनता से क्या होगा कि उसमें जो हरित लवक है या पर्णहरित है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है या नष्ट होने लगता है, जिससे पत्तियां पीली पड़ने लग जाती है, जिसे बोलते हैं हरिमाहीनता। मीन्स जो हरित लवक है वो खत्म हो जाएगा और पत्तियों में पीलापन आ जाएगा, है ना। जब पत्तियों में पीलापन आएगा
तो प्लांट्स में एक और वर्णक पाया जाता है जिसे बोलते हैं एंथोसायनिन। ये जो एंथोसायनिन है वो होता है बैंगनी कलर का वर्णक, ठीक है। अब क्या होगा, जो पत्तियों में हरित लवक का अभाव होगा और वो धीरे धीरे क्लोरोसिस या हरिमाहीनता के बाद में पीली पड़ने लगती है, तो एंथोसायनिन का लेवल हाई हो जाता है या एंथोसायनिन वर्णक ज़्यादा मात्रा में आ जाता है। और जब इसका जो लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा, पत्तियाँ बैंगनी या लाल रंग की दिखाई देने लगती है, ग्रोथ रुक जाती है और प्लांट छोटे रह जाते हैं, उसमें सेल डिविजन्स कम हो जाते हैं। और उसके साथ में क्या होता है, जब सेल डिविजन्स कम होंगे तो उनमें जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो भी कम हो जाएंगे। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, प्लांट्स में हरिमाहीनता आती है जिससे पत्तियां पीली हो जाती है, और जब हरिमाहीनता आएगी तो इसमें एक वर्णक उपस्थित होता है एंथोसायनिन जो बैंगनी कलर का होता है। ये एंथोसायनिन का जब लेवल बढ़ेगा तो पत्तियां बैंगनी से लाल कलर की आ जाएगी। मीन्स अगर किसी प्लांट की लीव्स बैंगनी या लाल कलर की हो रही है, इट मीन्स समझ लो कि उसमें नाइट्रोजन तत्व की कमी आ गई है और वो प्लांट छोटा होने लगता है। तो उसका उपचार हम कैसे करेंगे, उपचार हम करेंगे उसे अमोनियम नाइट्रेट से उसे उपचारित करेंगे या अमोनियम सल्फेट से उसे उपचारित करेंगे या फिर हम उसे उपचारित करेंगे यूरिया से, ठीक है। और इस तरह उसकी कमी को पूरा किया जा सकता है और उस जो रोगी प्लांट था उसको हम स्वस्थ कर सकते हैं। फिर आपके आता है सेकंड नंबर पे फॉस्फोरस, ठीक है। तो फॉस्फोरस का सोर्स क्या होता है, सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं। ये मृदा द्वारा प्लांट्स, या मैं यूँ बोलूँ कि प्लांट्स इसका अवशोषण मृदा द्वारा करते हैं। मृदा में ये घुलनशील फॉस्फेट के रूप में पाए जाते हैं। घुलनशील फॉस्फेट तो H2PO4 या HPO4 के रूप में, या मैं इसको बोलूँ तो ये घुलनशील फॉस्फेट के रूप में पाए जाते हैं जो प्लांट्स द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो ये हो गए इसके सोर्स, मीन्स ये कहाँ पे पाया जाएगा। फिर इसके आएंगे फंक्शंस या कार्य। तो क्या होगा, सेम वही चीज़ें होंगी कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्पफुल होता है, ठीक है। ये NAD एंड NADP के घटक होते हैं, ठीक है। फिर होगा ये फॉस्फोलिपिड। तो फॉस्फोलिपिड आपने कहाँ पढ़ा होगा, आपने जो आपके प्रीवियस क्लासेस हैं उनमें पढ़ा होगा कि कोशिका झिल्ली का घटक क्या होती है, फॉस्फोलिपिड। और फॉस्फोलिपिड का घटक क्या होते हैं, ये फॉस्फेट। जैसे कि नाम से ही पता चला है फॉस्फोलिपिड मीन्स लिपिड के साथ में फॉस्फेट ग्रुप होगा तो होगी फॉस्फोलिपिड। तो इस फॉस्फोलिपिड का निर्माण किससे हुआ, फॉस्फेट से। तो ये सेल मेम्ब्रेन के या सेल मेम्ब्रेन और सेल ऑर्गन्स के निर्माण में भी हेल्पफुल होती है, क्योंकि जो
सेल मेम्ब्रेन है वो भी फॉस्फोलिपिड से बनती है, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें जो कोशिकांग होते हैं उनकी वॉल्स या उनकी मेम्ब्रेन्स भी फॉस्फोलिपिड की ही बनी हुई होती है। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस करेगा और कोएंजाइम बनाएगा, और ये जो फॉस्फोरस होता है या फॉस्फेट ग्रुप होता है ये एनर्जी मॉलिक्यूल होता है। मीन्स ये किसी भी रिएक्शन को, ये सर्वाधिक एनर्जिक मॉलिक्यूल होता है। मीन्स ये इतना ज़्यादा एनर्जी से भरा हुआ होता है कि ये बहुत सी जो मेटाबॉलिक मैकेनिज्म होती है, या मैं बोलूँ इसको कि उपापचयी जो क्रियाएं होती है उनको ऊर्जा देने का कार्य करता है। तो ये जो उपापचयी क्रियाएं वो कौन कौन सी होगी, जैसे कि रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस एटसेट्रा। तो इसके क्या फंक्शंस हो गए, सेम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्पफुल होती है, एनएडी व एनएडीपी का घटक होती है, फॉस्फोलिपिड बनाती है, वही अमीनो एसिड्स का भी घटक होते हैं, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल ऑर्गेन्स के मेम्ब्रेन्स भी बनाती है, कोएंजाइम बनाने में हेल्पफुल होती है। यह एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं जो किसी भी उपापचयी क्रिया या जैविक क्रियाओं को ऊर्जा देने का कार्य करते हैं, मेटाबॉलिक मैकेनिज्म में हेल्पफुल होते हैं, और ये रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस आदि प्रक्रियाओं में हेल्पफुल होते हैं, और जो एनर्जी मॉलिक्यूल होता है एटीपी वह भी बनाने का कार्य करते हैं। फिर अगर इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताऊं तो ये जो फॉस्फेट है वो विभजोत की कोशिकाओं में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। मीन्स ये उन कोशिकाओं में सबसे ज़्यादा पाया जाएगा जिनमें लगातार डिविजन्स होते रहते हैं। तो आपके लिए सबसे जानना ज़्यादा ज़रूरी हो गया कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स या विभजोत की सेल्स कौन सी होती है। वे सेल्स जो निरंतर विभाजन कर रही होती है उन सेल्स में इनका संचयन सबसे ज़्यादा होता है, और उसके अलावा ये पाए जाते हैं सीड्स में, मीन्स बीजों में, फ्रूट्स में, और जो स्टोरेज पार्ट्स होते हैं प्लांट के उनमें इसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। अब इसकी न्यूनता के क्या लक्षण होंगे, तो देखो पत्तियाँ पीली होकर समय से पूर्व झड़ने लगती है, प्लांट्स छोटा हो जाता है, उसके अलावा उसमें विभाजनों की दर कम हो जाती है। और क्या होता है इसमें जो लीव्स है जो पीली होकर समय से पहले झड़ रही है, अगर ऐसा नहीं होता है तो कुछ प्लांट्स में ऐसा होता है कि जो लीव्स होती है वो सिकल टाइप हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं हंसियाकार, हंसियाकार हो जाती है ऐसे, ठीक है। तो ये हंसियाकार हो जाएगी, तो फॉस्फोरस की कमी से जो पत्तियां हंसियाकार हो गई तो इस रोग को क्या बोलेंगे, सिकल लीफ डिजीज। सिकल लीफ डिजीज आपके छोटा क्वेश्चन आता है कि सिकल लीफ डिजीज कौन से तत्व की कमी से होता है, तो ये होगा फॉस्फोरस की कमी से, ठीक है। और इसका उपचार क्या होता है कि फॉस्फेट जो फर्टिलाइजर्स होते हैं या उर्वरक होते हैं उनकी हेल्प से प्लांट्स में इस डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर
किसी प्लांट में कौन से सिम्टम्स दिखेंगे कि पत्तियां टाइम से पहले झड़ रही है, या मैं यूँ बोलूँ प्लांट्स छोटा हो गया, या उसकी पत्तियां हंसियाकार हो जाती है, या फिर मैं अदर वर्ड्स में बोलूँ तो उसके जो फ्रूट्स होते हैं और जो पत्तियां होती है उस पे ब्राउन कलर के धब्बे या स्पॉट्स बनने लगते हैं, जो नेक्रोसिस के कारण होते हैं। नेक्रोसिस होता है उत्तकक्षय। मान लो ये कोई पत्ती है, उस पर जब ब्राउन कलर्ड धब्बे हो जाते हैं तो ये धब्बे होते हैं उत्तकक्षय से, जिसे बोलते हैं नेक्रोसिस। तो जब प्लांट में डिजीज़ आती है तो इन सिम्टम्स के बेस पे हम ये पता लगाते हैं कि इस प्लांट में फॉस्फोरस की कमी हो गई है, और इसको उपचारित किससे करेंगे? फॉस्फेट उर्वरक की हेल्प से। आपके इसमें लास्ट एंड लीस्ट एलिमेंट है पोटेशियम। तो सोर्स क्या है कि ये पोटेशियम आयनों के रूप में प्लांट्स को प्राप्त होते हैं। इसके अलावा क्या होता है, जो चट्टानें होती हैं उन चट्टानों की वेदरिंग, या मैं बोलूँ अपक्षय, ये घुलनशील अवस्था में आ जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले इसका सोर्स क्या होगा कि ये प्रकृति में पोटेशियम आयन के रूप में प्लांट्स को प्राप्त होंगे। तो क्या होगा, ये जो चट्टानें होती हैं, चट्टानों का जब अपक्षय होता है, मीन्स वो झड़ती है, तो इनका अपक्षय होने से ये घुलनशील अवस्था में आ जाते हैं। और जब ये घुलनशील अवस्था में आएंगे तो इनका निक्षालन होगा या लीचिंग होगी। निक्षालन क्या होता है कि ये इनका जो रिसाव होता है वो भूमि की परतों में आ जाता है, या उनका रिसाव भूमि की परतों में हो जाता है, जिससे इनका संचय अंडरग्राउंड पार्ट्स में हो जाता है, और ये प्लांट्स को आसानी से प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि मिट्टी में ये संचय हो गया तो आसानी से प्लांट्स को ये प्राप्त हो जाते हैं। इसका कार्य क्या है, जैसे कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो कि सेल के संरचना का निर्माण कर रहे थे, ये किसी विशेष संरचना का निर्माण नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं, ये सेल्स के ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ाने का कार्य करते हैं, या उसको मेंटेन करने का कार्य करते हैं। मीन्स परासरण दाब को मैनेज करने का कार्य करते हैं। उसके अलावा ये इनमें ये अमीनो एसिड या अमीनो एसिड के मुख्य घटक होते हैं। इसके अलावा क्या होगा, ये जो ट्रांसपिरेशन होता है, जिसे मैं वाष्पोत्सर्जन बोल सकती हूँ, तो ये वाष्पोत्सर्जन में भी सहायक होते हैं। ये रंध्रों के खुलने व बंद होने में भी हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि ये आयन होते हैं। इस कारण ये कोशिका झिल्ली के अंदर व बाहर दोनों तरफ ये ट्रांसपोर्ट करने में या अभिगमन में भी ये सहायक होते हैं, और ये इस तरह के कार्य होते हैं। इसका न्यूनता के लक्षण क्या होते हैं कि जो पत्तियों के जो किनारे होते हैं, इन पत्तियों के किनारे झुलस जाते हैं, जैसे कि किसी ने इनको जला दिया हो। फर्स्ट सिम्टम्स तो ये होंगे कि पत्तियों के किनारे झुलस जाते हैं और पत्तियां झड़ने लगती है। ठीक है, सेकंड सिम्टम क्या होगा कि जो पत्तियों के किनारे हैं वो सूख जाते हैं और ब्राउन कलर्ड हो जाते हैं। पत्तियों के जो मार्जिन्स होते हैं वो सूख के ब्राउन कलर्ड हो जाते हैं। ये इसकी न्यूनता के लक्षण है। अगर किसी प्लांट की लीफ की जो मार्जिन्स होते हैं या जो किनारे होते हैं वो या तो झुर्रीदार हो जाते हैं या झुलस जाते हैं, या मैं अदर वर्ड्स में कहूँ वो सूख के ब्राउन कलर्ड हो जाते हैं किनारे, तो उसमें पोटेशियम तत्व की कमी हो जाती है और इसका उपचार होता है पोटाश युक्त उर्वरक।
मीन्स प्लांट को पोटाश युक्त उर्वरक से ट्रीट किया जाए या उनको ट्रीटमेंट दिया जाए तो ये जो डिजीज़ है या ये जो सिम्टम्स है उनको कम किया जा सकता है और प्लांट्स को मरने से बचाया जा सकता है, क्योंकि इसकी न्यूनता के कारण उसकी ग्रोथ अफेक्ट होती है। ग्रोथ अफेक्ट होगी तो प्लांट मर जाएगा। इसलिए ये सिम्टम्स देखने पर हमें उसे पोटाश युक्त उर्वरक से उपचारित करना चाहिए और इसके साथ ही आपके जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हैं वो ख़त्म होते हैं। थैंक यू।